नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया की आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है, अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती है। संवाद इंडिया की आज की चर्चा में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का में दिन प्रतिदिन नए नए घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, वह क्या दिखाता है, वह किस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति को ले जा रहा है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर, इन्हीं सब जो राजनीतिक अंदेशे जताए जा रहे हैं, उन्हीं सब को लेकर आज हमने बात करी है दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। इसमें पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रहे हैं और उनका 30-40 वर्षों का पत्रकारिता का बड़ा लंबा अनुभव है। साथ ही निर्मल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पत्रकारिता का उन्हें बड़ा गहरा अनुभव है। तो राजनीति को बहुत ही नज़दीक से यह दोनों देखते हुए आए हैं कई वर्षों से। तो इन्हीं के आज हम इस महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है और शिवसेना का भविष्य किस तरह से उन्हें दिखाई देता है, उद्धव ठाकरे की राजनीति किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा था कि हमारे साथ महाशक्ति है, बाद में वो उस बात से मुकर गए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कौन पीछे है और कौन नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी इतने दिन तक पीछे क्यों करती रही। या तो वो अपना कोई गणित बिठा रहे थे, जी जी या सारी जिसे हम प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं उन पर वो विचार कर रहे थे कि क्या 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 इसमें पेच फंस सकते हैं, विधि वालों से राय ली होगी, सबसे राय ली होगी। तब जाके कल यानी कि मंगलवार को फडणवीस खुलकर सामने आए और राज्यपाल के पास गए। जी तो कहा कि भाई वो बहुमत रखते हैं, इसलिए फ्लोर पर उसे बहुमत से कराया जाए। अब पता तो इन्हें भी था कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन ये क्यों तैयार नहीं थी शिवसेना इसके लिए, या सत्तारूढ़ गठबंधन एमवीए महाविकास आघाड़ी क्यों इसके लिए तैयार नहीं था, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जब उस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो ये तो उसी दिन जा सकते थे कोर्ट में कि भाई फ्लोर टेस्ट के लिए जो भी बात करनी है उसी समय कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर ये फ्लोर टेस्ट के लिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। इनका तर्क ये है कि एक तो डिप्टी स्पीकर की योग्यता पर सवाल है, उसकी जी पात्रता पर सवाल है। जी जी दूसरा सवाल, 16 विधायकों को जो नोटिस दिया है वो योग्य है या अयोग्य है, इसका फैसला होना चाहिए। और उसके बाद फ्लोर टेस्ट। ये नहीं कह रहे फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाए, हमारे नहीं कर रहे वो हैं। कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अब जो संभावनाएं हैं, हम तो ज़्यादा कानून को जानते नहीं, पर जिस तरह से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया और ये कहा कि इनकी योग्यता अभी तक मानी जाएगी और उसका कोई एक तरह से स्टे दे दिया, तो उसके बाद मुझे तो डाउट है कि वो फ्लोर टेस्ट पे रोक लगावे सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट कल हो जाएगा और उसमें अगर जो आंकड़े फिलहाल हैं, 39 विधायक अगर उनके साथ है, तो जो गणित है वो उद्धव ठाकरे की सरकार के पक्ष में कतई नहीं है, कतई नहीं। उनके खिलाफ है और उसमें कुछ भी कर लेंगे हो जाएगा। अब जहाँ तक महाशक्ति और बीजेपी की बात है, तो आप ये देखिए कि गुजरात, सूरत गए तो वो गुजरात बीजेपी राज्य, असम गए तो बीजेपी शासित राज्य, अब वहाँ से अगर कामाख्या देवी की बात चल रही गोवा तो वो भी भाजपा शासित राज्य। तो इसमें कोई लुकी छुपी बात तो रह नहीं जाती। और जिस तरह से इतने लोगों का होटल में व्यवस्था करना, इतने लोगों की फिर गुवाहाटी के होटल में व्यवस्था करना, चार्टर प्लेन करना, ये मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे के साथ के विधायक इतने ताकतवर और इतने समझदारी सारा काम कर लेते हैं। जी जी जब जी तक इसके पीछे कोई बहुत मजबूत शक्ति नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं था, आसान है नहीं ना। है। तो ये तो स्पष्ट था कि वो हैं, पर ये खुलकर सामने आए कल से, और उसमें भी उन्होंने एक तरह से अपने को अलग दिखाते हुए कहा है कि उन्हीं के लोग क्योंकि कह रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं। तो ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उद्धव सरकार ना बहुमत हो चुकी है, लिहाजा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये तर्क उन्होंने दिया है। दिया है। लेकिन शिवसेना के लिए तो जो वर्तमान की जो स्थिति दिखाई दे रही है वह वास्तव में बड़ी कठिन है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे के द्वारा 2 दिन पहले भावुक अपील की गई कि उन्होंने शिवसेना के विधायकों को संबोधित करते हुए अपनी अपील में कहा कि भाई एक बार साथ बैठो आके तो रास्ता निकलेगा, वह भी कहीं ये संदेश दे रहा है कि उद्धव ठाकरे स्वयं जानते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की स्थिति आती है तो वर्तमान अंकगणित और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बहुमत साबित करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसा कि एक कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ बागी विधायक जो वहाँ बैठे हैं वो उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो शायद बातें मतलब असलियत धरातल पर तो मुश्किल ही दिखाई देती हैं।
जिस तरह की वर्तमान की परिस्थितियाँ दिखाई हैं ऐसे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे सामने दो तरफा चुनौती हैं, सरकार की भी और पार्टी की भी। पार्टी की अगर इतनी बड़ी टूट पार्टी के अंदर हो जाती है और साथ में सांसदों के बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चुने हुए प्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा भाग अगर एकनाथ शिंदे से चला जाता है, विधायक और सांसद, तो ऐसे में शिवसेना के अस्तित्व पर ग्रहण ही लगना दिखाई देता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे सामने क्या विकल्प रह जाते हैं? देखिए प्रशांत जी, इसमें जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जी भाई साहब। कहा जा रहा है कि हमारे पास 15 विधायक संपर्क में हैं या 20 विधायक संपर्क में हैं, तो 20 भी नहीं चाहिए। उन्होंने 39 का दावा किया। अगर वो 37 से जैसे ही कम होते हैं, जी जी 36 से कम होते हैं, जी जी तो उद्धव ठाकरे सरकार तो सफल हो जाती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। फिर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकेगा, है ना? जी बिल्कुल। तो लेकिन बात ये है कि वो वाकई कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं या नहीं है, इस पे बड़ा यकीन नहीं हो रहा प्रशांत जी, जी जी क्योंकि वर्तमान हालात जो दिखाई दे रहे वर्तमान की स्थिति है। हैं। और कोई सांसद जाएंगे उधर बीजेपी में या मतलब दूसरे गुट में, मुझे लगता नहीं अभी कि सांसद जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो है वो दोबारा चुनाव में जाने का रिस्क नहीं उठा पाएगा, हम्म, है ना? कोई भी दोबारा नहीं निश्चित उठा नहीं है, पाएगा कोई भी रिस्क, निश्चित नहीं है मुझे अपने लगता आगे के चुनाव के लिए। है ना? तो हाँ, ना ये विधायक भी नहीं चाह पाएंगे कि आ जाए। तो हम्म। ये सारी बातें बहुत कुछ तो आज शाम को 5 बजे तय हो जाएगा और जी जी। बाकी कल फ्लोर पे तय हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात शिवसेना के अस्तित्व का है, हम्म। तो मैं फिर दोहराऊंगा कि नारायण राणे गए, छगन भुजबल गए, राज ठाकरे गए। जी जी हालांकि स्थितियाँ तब में और अब में बहुत पानी बह चुका गंगा जमुना में जी जी और परिस्थितियों में बहुत तब्दीली आई है। लेकिन जो एक दाव इन्होंने खेला था राउत ने और उद्धव ठाकरे ने, जी भाई कि साहब। जो शिव सैनिक हैं वो विरोध प्रदर्शन करने गए इनके यहाँ, तो अगर शिव सैनिक इकट्ठे उद्धव ठाकरे की तरफ रहते हैं, तो फिर असली शिवसेना उद्धव उद्धव ठाकरे की ठाकरे की मानी माना जाएगी जाएगा। और उसकी विरासत पे कोई असर आएगा नहीं, है ना? मुझे नहीं लगता कि कोई असर उस पर आएगा, तो मुझे लगता जी जी सही बात है, कार्यकर्ताओं की शक्ति जहाँ रहेगी वही शिवसेना का अस्तित्व वहीं बना रहेगा। और है जिस शिवसेना का रहेगा। जी जी अभी तक तो दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर शिव सैनिक उनके उद्धव समर्थन में ठाकरे के ज़्यादा साथ में। हैं, ठाकरे और उसके उनके गुट के साथ ज़्यादा लगे हैं अभी तक, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ जैसा अभी तक ज़्यादा। जी जी बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने कहा कई कार्यकर्ताओं को जो एकजुटता है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति बड़ी समर्पित दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि उद्धव देखिए, ठाक एक उद्धव ठाकरे और राउत की एक बड़ी सफलता रही, वो ये संदेश देने में सफल रहे कि भई ये पार्टी से गद्दारी कर रहा है एकनाथ शिंदे गुट, हम्म। है ना? ये बहुत बड़ा मैसेज हो गया, जी 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 है ना? जी जी ये मैं कहता तो बिल्कुल सही कहा। जो कार्यकर्ताओं का जो भावनात्मक लगाव है वो उद्धव ठाकरे के हूँ। हाँ, बाला साहब ठाकरे के परिवार से जुड़ता दिखाई देता है। वो या उसी राजनीति का, हाँ, उसी नहीं, रणनीति का कहीं हिस्सा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे जो बार बार एक भावुक अपील करते हैं। और जैसे कि वो ना हाँ, वर्षा से जो सरकारी आवास था उसे भी छोड़कर मातोश्री आए, जो बाल ठाकरे का भाई शिवसेना का बिल्कुल एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता आराम से जा सकता था, बाला साहब ठाकरे के सामने भी। और एक भावनात्मक जुड़ाव शिव सैनिक अपना उस मातोश्री से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये सब क्या उसी रणनीति का हिस्सा बिल्कुल था? सही। बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। मातोश्री जाना, बार-बार भावनात्मक अपील करना, बाला साहब ठाकरे के नाम से, वो यही था, कोशिश ये थी कि सरकार चली जाए, कम से कम पार्टी तो ना जाए। बिल्कुल। तो हालात ये हैं कि सरकार तो जाती हुई दिख रही है, अब पार्टी को कैसे सँभालें, इसीलिए भावनात्मक अपील की जा रही हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी उसमें अगर देखा जाए तो भावनाओं में वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे शिव सैनिक ज़्यादातर उद्धव ठाकरे की तरफ। तो अभी विरासत पे खतरा कम है, लेकिन जैसे-जैसे बँटवारा होता है घर का या परिवार का, तो कमज़ोर आप ज़रूर हो जाते हैं। विरासत आपके पास भले ही रह जाए, पर कमज़ोरी तो आती है कहीं। जी, जी। अच्छा भाई साहब, इसमें एक सवाल और ये आता है कि जो राजनीतिक जो अस्थिरता का माहौल गैर भाजपा शासित राज्यों में दिखाई देता है, भाजपा उसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं उनकी रणनीति दिखाई देती है। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत या सुचिता का जो मामला है, वह कमज़ोर होता प्रतीत होता है, या भाजपा की राजनीति के दृष्टिकोण के हिसाब से वर्तमान में तो कुछ फ़ायदा दिखा देता भाजपा को,
लेकिन भविष्य के लिए जो राजनीतिक एक सिद्धांतों की, आदर्शों की बात की जाती थी, उसमें भाजपा कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है? एक शुचिता की क्या बात है, मौका तो आप दे रहे हो, है ना? आपके घर में लड़ाई नहीं हुई होती तो वो क्या लाभ उठाते? जी, जी। तो इसमें कोई शुचिता की बात है नहीं। अगर मौका लगेगा तो भई सरकार बना के ही तो करना चाहते हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं। हुँ, हुँ। और एक तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो कहे क्यों शुचिता पे कैसे गलत है बीजेपी? भई उसकी सबसे बड़ी अकेली पार्टी तो वही है, जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी है। ठीक बात, ठीक है। तो प्रजातंत्र में ये भी है कि वो सरकार बना लेते। हुँ, हुँ। तो उनके साथ भी जनमत तो है, ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं है। ठीक है बात ना? है। लेकिन ये सवाल तब खड़े होंगे जब हम झारखंड की और बिहार की बात करेंगे, हुँ। जो आगे निशाने पे आते दिखाई दे रहे हैं हाँ, प्रशांत जी। सही। आगे हमें वीडियो बनाने पड़ेंगे ठीक बिहार और झारखंड पे, है। है और ना? झारखंड में तब शुचिता की बात करेंगे। नया एपिसोड अभी है। तो देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। हाँ, अभी तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जी, जी, जी। तो इसमें मैं कोई ऐसी बुराई नहीं मानता। जी, तो जी। मौका आपने दिया है, आपके घर को सँभालते, हुँ। मजबूत रखते तो कुछ नहीं होता, है ना? और एक लोकतंत्र में ये भी गलत है कि भाई इस तरह से दल-बदल हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सरकारें स्थिरता से चलें, सरकार है से। ना? तो दोनों बातें हैं प्रशांत जी। तो जैसे दल बदल का आपने कहा कि दल बदल के जो कानून हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट बताया हाँ, जाता है कि जो भी विधायकों का समूह किसी दल से टूटता है, उनके लिए एक निश्चित संख्या हाँ, चाहिए उस दल से टूटने के लिए, बचने के लिए, और साथ में उन्हें कहीं न कहीं हाँ, मर्ज भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो बातें हाँ, सामने आ रही थी कि उन्हें मर्ज करने की स्थिति में वह बीजेपी में जाना चाहते नहीं हैं वो विधायक, और राज ठाकरे की पार्टी का हुँ, नाम मनसे का इसमें आया था साथ में। एक अभी कुछ एक चर्चा हो रही है, एक प्रहार पार्टी है, उसमें भी मर्ज होने की बात कही जा रही है उनकी। तो ऐसे में जो शिवसेना के विधायक हैं, जो बागी गुट जिन्हें कहा जाता है इस समय, वो अपना अस्तित्व हुँ। क्या उन छोटी पार्टियों में देखेंगे जहाँ पर केवल 1 या 2 उनके जनप्रतिनिधि हैं? और लेकिन भविष्य में क्या वो, जैसे मनसे के बारे में कहा जाता है, राज ठाकरे का जो शैली है, उनकी जो एक राजनीति करने का जो तरीका है, क्या उसके अंदर वो हुँ, जो हुँ। बागी विधायक अगर मर्ज करते हैं, क्या वो कहीं मतलब कैसे एडजस्ट कर पाएँगे उस विचारधारा से, जो राज ठाकरे की जिस तरह की शैली रहती है? विचारधारा काहे की है? विचारधारा तो देखिए वो भी उग्र हिंदुत्व पे है, ये भी है। तो हुँ। सबसे अगर विचारधारा में या वैचारिक तौर पे नज़दीक है तो राज ठाकरे की पार्टी है, सबसे नज़दीक, है लेकिन ना? मैं उनकी तो उसमें शैली, तो कोई उसकी ऐसी उनकी दिक्कत जो है भी नहीं। उनकी राजनीतिक शैली जो है ना, जिस तरह से एग्रेसिव वाला है फैक्टर उनके राजनीति में, उसमें जो विधायकों की कुछ। ये ये थोड़ी-सी फॉर द टाइम बीइंग मैनेजमेंट है प्रशांत जी, जी, है जी, जी। ना? जी, जी। थोड़े टाइम के लिए उस बैनर को इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसे चेंज किया जा सकता है, जो मुझे लगता जी, 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 जी। है ना? जी, जी, जी। ये तो सिर्फ़ टाइम काटने की बात है। टाइम काटने की बात है, टाइम काटने की बात है। वही बात, एक बात हाँ, है, 2.5 साल है का ना? समय हो गया और 2.5 साल बाद चुनाव तो हो सकता है, उससे पहले चुनाव भी हो जाएँ, 2.5 साल का जैसे कार्यकाल रह रहा हो, लेकिन हो सकता है जो ऐसा वर्तमान, भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो ऐसा भी हो सकता है। सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो सभी को, जो विधायक हैं, सभी को अपनी राजनीतिक ज़मीन इस समय सुरक्षित करने की उनमें एक बेचैनी भी है, और किस तरह से वो अपने आने वाले चुनाव की राजनीतिक ज़मीन को कैसे सुरक्षित रख पाएँगे, और वर्तमान संकट से बिल्कुल। उन्हें भी निकलने का बाहर रास्ता, उन्हें जो सोच रहे हैं वो कैसे इस राजनीतिक, जो इस समय तूफ़ान आया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें कैसे अपने को सुरक्षित रख पाएँगे। तो ऐसे में ये आता है कि जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी जुड़ी हुई हैं, अगर ये गठबंधन टूटता है या सरकार चली जाती है, तो इस समय एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति जो महाराष्ट्र के अंदर है, उस पे क्या फ़र्क महसूस दिखाई देता है आपको? क्या महसूस करते हैं उन दोनों की राजनीति को लेकर? ये देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मलाई इस शासनकाल में एनसीपी ने खाई है, जी, जी। और तो किसी ने खाई नहीं, है ना? और जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को एक तरह से दबा के रखा, सब रखा, तो मुझे लगता है कि एनसीपी तो फ़ायदे में है, कांग्रेस का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एनसीपी तो मुझे फ़ायदे में दिखाई देती है। जी, जी। जनाधार भी बढ़ाया होगा, सारी बातें करी होंगी, लोगों के काम भी करे होंगे, है ना? अपने मतदाताओं की इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश भी करी होगी शरद पवार जी ने, ये मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है दूसरी तरफ भी बीजेपी है, तो वो जो रास्ता आप निकलने की बात सोच रहे थे और दूसरी, उससे मैं इसलिए सहमत नहीं हो रहा कि बड़े सोच समझ के उन्होंने कदम उठाए होंगे, है ना? जी, जी। बहुत सोच समझ के, और वो उसके रास्ते भी जानते होंगे। कोई ना कोई उपाय उन्होंने कर रखा कर होगा, रखा हो। ऐसा
जो राजनीति को आप किस दिशा में जाते देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, और इसमें किसका फ़ायदा देख रहे हैं, किसका नुकसान देख रहे हैं? महाराष्ट्र तो एक एग्जाम्पल है। जी। अब ये धीरे धीरे स्वार्थों की राजनीति हो रही है। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई सिद्धांत या कोई मतवाद इसमें नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो पूरा का पूरा पोजीशन है, आप सिद्धांतों की इसको देखें तो ये कहीं मैच ही नहीं होता। कहीं नहीं, पर सरकार बनाने के लिए सब कुछ जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। हाँ, सब कुछ जायज़ है। अब और ये जो है उद्धव जी जो है, वो सिर्फ अपने पिता की वजह से कुर्सी पे हैं, तो उनका जो रवैया है वो राजशाही रवैया है। भाई मातोश्री एक तरह से इन लोगों का सिंहासन है, महल है। लेकिन वैसे उसमें शिवसेना जो शिवसेना कार्यकर्ताओं का एक जुड़ाव उद्धव ठाकरे के प्रति देखा जा रहा है, उससे वे सिंपैथी गेन तो नहीं कर रहे हैं, सिंपैथी उद्धव ठाकरे के प्रति जाती दिखाई दे रही है। वो तो एक तबका तो है जो उग्र कार्यकर्ताओं का तबका है, वो तो हमेशा यदि उद्धव ठाकरे वहां से हट जाएंगे, कोई दूसरा भी आ जाएगा ना, उसके साथ भी रहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल इसको बंगाल के साथ समझिए। बंगाल में इसके वाम खेमे के पास इतना बड़ा कैडर था, जब चीजें बदली तो कोई पूछे वो कैडर कहाँ चला गया, विदेश थोड़ी चला गया, वो कैडर ममता के पास माइग्रेट हो गया, शिफ्ट हो गया उधर। हाँ, उधर शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही एकनाथ शिंदे या जो भी आगे संभालता है, यही कार्यकर्ता जो उग्र कार्यकर्ता है, यही है जो अपना इसी आड़ में अपनी दादागिरी, गुंडागिरी या स्वार्थ जो भी कुछ है वो साथ में, वो तो हमेशा सत्ता के साथ रहने ही है। सरकार जहाँ सत्ता रहेगी वहीं शिफ्ट हो जाएगा कार्यकर्ता, वहीं जाएंगे, मक्खी वहीं बिकेगी जहाँ गुड़ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि जहाँ सत्ता होती है उसका देखो सत्ता का जो प्रभाव होता है वो एक आम आदमी से लेकर राजनेताओं तक दिखाई देता है, उसी तरफ लोग शिफ्ट होते दिखाई देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो राजनीति का वर्तमान में दौर है, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य हैं और भाजपा शासित राज्य हैं, उसमें एक प्रमुख रूप से अंतर ये दिखाई दे रहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती दिखाई देती है हमें, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, कर्नाटक रहा हो, राजस्थान रहा हो, महाराष्ट्र भी है, और आज झारखंड की चर्चा भी इस समय वर्तमान में राजनीतिक हलकों में सुनाई देती है। तो ऐसे में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वे अपने राज्य को सुरक्षित राजनीतिक रूप से अस्थिरता जो पैदा हो रही है उससे बचने के लिए क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको, या वहाँ पे भी इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हमें दिखाई देंगे? देखिए, जितने भी गैर भाजपाई दल बने हुए, बीजेपी एक एक करके इनकी नींव कमजोर कर रही है, और वो अधिक से अधिक राज्यों की सत्ता पे काबिल जाना चाहती है, ताकि 24 के चुनावों तक पहुंचते हुए उनका वर्चस्व बना रहे। आज की तारीख में मुझसे आप पूछें तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कौन एकजुट होगा और कैसे एकजुट होगा, ये संभव नहीं होता। जैसे महाराष्ट्र में था, ठीक ठाक चल रहा था, अब देखिए ना उसमें भी सेंध लग गई, तुम्हारे 40 विधायक के चले गए, और कौन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट तो जो केंद्रीय कैडर के हैं, जैसे IAS वगैरह, IPS वगैरह, इनकी निष्ठा हमेशा सत्ता के साथ रहती है और किसी के साथ नहीं। और वो देख रहे हैं कि इस समय जो केंद्र में सरकार है वो बहुत सरकार है, जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा जिंदगी भर, मान लो महाराष्ट्र कैडर में नहीं, वो चाहेंगे कि दिल्ली चले जाए, दिल्ली में भी PMO में चले जाए, गृह मंत्रालय में चले जाए, या और बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, टेक्सटाइल में चले जाए, टेक्सटाइल की पूरी जैसे कहते हैं ना कि मलाईदार मिनिस्ट्री है। राजनीति में शुचिता वगैरह बची नहीं है, और जो आप कह रहे थे ना, इतना फंड्स इधर से उधर आ जा रहे हैं, तो भाई साहब ये जो रिजॉर्ट है इसमें बंदा ये समझ लीजिए एक दिन नहीं ठहर सकता। एक दिन में हमारे और आपके जैसे आदमी पूरे महीने की सैलरी खत्म कर देगा। ठीक बात है, सोचता भी नहीं जाने की, क्यों जाएगा? 300-350 रुपए की दाल मिलती हो और 150-200 रुपए की कॉफी मिलती हो, क्यों जाएगा? क्या जरूरत है? ठीक नहीं, ठीक कह रहे हो आप कि वर्तमान का स्थिति वाकई में राजनीति की बड़ी शोचनीय हो गई है। जिस तरह से रिजॉर्ट संस्कृति फल फूल रही है,
वह दिखाती है कि राजनीति में रिजॉर्ट संस्कृति के द्वारा ही राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ता को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी सबकी निगाहें लगी हैं और उसको में क्या नया घटित होता है उस पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं निर्मल गुप्ता जी का और पुष्पेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को समझाया है कि वह किस दिशा में जा रही है और राजनीतिक संभावनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा में विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।